हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी बनाम मुद्दे। चुनाव के जो प्रचार चल रहे हैं, तमाम राजनेता लोगों के बीच जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन रैलियों में जो अहम मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए सीधे सीधे मुद्दे हैं, जो उनके सवाल हैं, तमाम, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कृषि हो, तमाम तरह के मुद्दों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाए। इस वक्त जो फोकस है वो है नरेंद्र मोदी पे। नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, इस तरह का की स्थिति साफ साफ दिख रही है। हमारे साथ इस बीच में डॉक्टर सैयद अहमद हसन साहब हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर साहब, आपसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त आप भी देख रहे होंगे टेलीविज़न में, मीडिया में, जो राजनेता जहाँ भी पहुँचते हैं, तमाम तरह के, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो जेडीयू के हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हों, चाहे बीएसपी हों, चाहे डीएमके हों, चाहे किसी भी दल के हों, बीजेपी को छोड़ के तमाम लोगों के निशाने पर नरेंद्र मोदी है, जबकि देश के सामने बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। क्या मोदी पे हमला करके उन मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है, आप मानते हैं, या आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए उन पे फोकस करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं पेशे से टीचर हूं जी, और प्रोफेसर नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है कि हर शख्स अपनी एक सोच रखता है, उसकी अपनी एक फ़िक्र होती है। ठीक है, मोदी एक मुद्दा है, मोदी बहुत ही मतलब अपना प्रचार के लिए या अपना बहुत ज़्यादा अपनी नुमाइंदगी हर जगह कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन ये मेन बात जो ये है कि मोदी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने अब तक इस तरह की कोई बात नहीं की है कि हम मुसलमानों के लिए कोई जगह या कोई इशू या कोई ऐसी बात अब तक नहीं रखी, या किसी भी मसले को लेकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस चीज़ को करेंगे, ये इश्यूज हमारे होंगे, हम ये फ़ायदे पहुंचाएंगे मुसलमानों को। अब तक इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, जिसकी वजह से मुसलमान मेरा सवाल मोदी क्या कह रहे हैं उस पर नहीं है, मोदी के बारे में जो तमाम पार्टियां कह रही है उस पर। मोदी के बारे में जो तमाम पार्टियां कह रही हैं वो एक सियासी मसला है। जाहिर सी बात है कि मोदी वो सियासी मसला है, वो जाहिर सी बात है कि वो मोदी के बारे में कह रहे हैं, मोदी उनके बारे में कह रहे हैं जी। वो तो एक मोदी तमाम दलों के निशाने पे है इस वक्त। हाँ, निशाने पे हैं वो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? उसके पीछे ये कि हर आदमी, क्योंकि ये चाह रहा है, हर पार्टी चाह रही है कि मोदी ना आए, और जाहिर सी बात है कि ये हम लोग भी इस चीज से मतलब वो हैं कि ये ना आए और आगे ना बढ़े, क्योंकि अब तक क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? जाहिर सी बात है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और क्या है जी। दरबानी साहब, देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने बात अहम आज का मुद्दा लिया है, जो चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे बीएसपी है, जितने भी आप दलों का अभी नाम आपने लिया, चाहे वो ममता है, चाहे सीपीएम है, चाहे सीपीआई है, जो जितने भी हैं, उन सब ने कहीं ना बीजेपी पे हमला नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पे व्यक्तिगत हमला किया। मैं कुछ और कह रहा हूं जी, मैं भी वहीं आ रहा हूं। मेरा ये कहना है कि ये जितने भी दल हैं, उन्होंने यूपीए के अंदर, चाहे पहले यूपीए 1 में या यूपीए 2 में, वो कहीं ना कहीं इस सरकार का, केंद्र सरकार का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने समर्थन किया है। आज जनता के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी या बीएसपी, ममता या मुलायम जाके क्या कहे? उनको जनता के बीच में जाकर किसी मुद्दे पर इस सरकार ने किसने बड़े बड़े स्कैम किए हैं, इस देश के साथ किस तरह से विदेश नीति को भी अगर आप देखें, बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ है, हर जगह जहां चारों तरफ फेलुअर और स्कैम्स नजर आते हैं, उस सरकार का इन लोगों ने समर्थन किया है। अब जो अभी आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टियां कहीं ना कहीं यूपीए 1 और यूपीए 2 में हिस्सेदार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार रही है, जो कुछ भी हुआ, समर्थन रहा है, तो इसलिए वो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मैं मुद्दा बना रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो आज कुछ भी इस सरकार के बारे में, इसकी सरकार की जितनी भी कारगुजारियां हैं, उसकी आलोचना करने की स्थिति में नहीं है। और मोदी जो है, उसकी आलोचना, सरकार की नीतियों की, सरकार की जितनी कार्यप्रणाली है उसकी आलोचना करते हुए जो गुजरात में उन्होंने मॉडल दिया है, उसकी वो जगह जगह अपने आप कहीं ना कहीं बखान भी करते हैं, और साथ में उन नीतियों की आलोचना करते हुए वो करना क्या चाहते हैं इसके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने जैसे यहां से शुरुआत अगर आप करें, जो दिल्ली में उन्होंने भाषण दिया था कि हम आर्म्स के इंपोर्टर ही क्यों बने रहें,
हम एक्सपोर्टर क्यों नहीं बनते? ये जो एक शुरुआत है वो अपने आप में पूरे जहां से हम आज तक हमारा जो मेरा सवाल मैं सवाल पे मैं वही आ रहा हूं। मेरा ये कहना है कि इसने एकदम हिला दिया, उन लोगों को हिला दिया जो लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए आज तक इस तरफ सोचा ही नहीं कि हमारा देश भी आर्म्स का एक्सपोर्टर हो सकता है। हमें उस तरफ, हमने उस दिशा में कदम बढ़ाया। आप ये कह रहे हैं कि लोग मोदी के विकास के मॉडल से डरे हुए, इसलिए विकास को मोदी आना नहीं चाहते हैं, उस पर आना नहीं चाहता। जो अभी मेरे भाई ने बात कही यहां पर, जो शिक्षक हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात से। वो जब भी बात करते हैं वो 125 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, उनके लिए बात करते हैं, और हिंदू मुसलमान सिख सब है, और इसके लिए अगर उसको फिर वही सांप्रदायिक लाइन पर चीजों को शिक्षक होते हुए अगर काटना चाहते हैं तो ये बहुत हैरानी की बात है। चलिए, वो हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन अभी राजनेताओं की बात करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि मायावती ने मोदी के ऊपर क्या कहा। आप अभी सुन रहे थे, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार हैं, उनको सुन रहे थे। मायावती क्या कह रही हैं? यदि हमें नहीं रोकना होता तो सेंटर में यूपीए 1, यूपीए 2 या इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में सत्ता में आने से रोकने के लिए या सांप्रदायिक ताकतों को सेंटर में सत्ता में आने से रोकने के लिए, तो हालांकि हम इनकी नीतियों से सहमत नहीं थे जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें हावी ना हो जाएं तो इसलिए हमने इनको समर्थन दिया था, यूपीए 1 और यूपीए 2 को, और उससे पहले भी दिया। तो इसलिए जहाँ तक मोदी का सवाल है, मोदी मतलब सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी उसका प्रतीक है, ये सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का ये प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी। इसके जो सहयोगी संगठन है, तो भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश के अंदर कि इनको सत्ता में आने से रोका जाए। और नरेंद्र मोदी, आपको हम दिखाते हैं, सीपीएम के नेता हैं प्रकाश करत। उन्होंने क्या कहा है? प्रकाश करत वरिष्ठ नेता हैं सीपीएम के, और उन्होंने जिस तरह की बात मोदी पे जो उनकी टिप्पणी है वो भी आपको हम दिखाते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों को, हमारे देश के कॉर्पोरेट सेक्टर को सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सुविधा दी गई है। यही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2002 में 2000 मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्या की गई है, और आज भारतीय जनता पार्टी को देश में सरकार में बिठाने का सवाल है। आपने मायावती को सुना, आपने सीपीएम के नेता को सुना, आपको हम जेडीयू के नेता है अली अनवर, वो क्या कहते हैं वो भी सुने। ये चाय नहीं है, ये चाह है, कुर्सी की चाह, गद्दी की चाहत, उसी के लिए सब हो रहा है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि ये चाय बेचते थे। जनता समझती है 65 साल हो गया इस देश को चुनाव, और बहुत एक से नाटक करने वाले आए, सबको देखा है जनता। ये तो कांग्रेस की कमजोरी है, उसका नकारापन है कि इनको कुछ स्पेस मिल गया। मुंह में राम बगल में छुरी, एगो पहिया। अभी चुनाव याद आया है तो अब समझ रहे हैं कि हमारा लाल किला नहीं पहुंचेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो करने में भी दिखाना होगा ना, वचन से सिर्फ नहीं होगा। करते क्या हैं? पहले माफी मांगे गोधरा पे माफी। के रहमान खान मंत्री भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं के रहमान खान, उन्होंने भी बयान दिया, वो भी बयान आपको सुने। आप इसका लेकर इतने वर्ष सोते हुए आप जागे हैं,
देखेंगे कि उनकी इंटेंशन ये, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो इस तरह की बात हो रही है। इनका कार्यकाल में क्या हुआ है, मुसलमानों के साथ इनका रवैया कैसा रहा, 2002 में रवैया कैसा रहा, सब जानते हैं। आज इनको जरूरत पड़ रही है इलेक्शन के लिए, तो आज मुसलमान याद आ रहा है। तो ये सही है जो उन्होंने कहा, ये सही है, दो पहिए हैं तरक्की के लिए, वो क्यों याद नहीं आया उनको। समाजवादी पार्टी के हैं नरेश अग्रवाल। हर एक पार्टी के नेता, चाहे कोई भी हो, वरिष्ठ हो, बहुत बड़े नेता हो, अध्यक्ष हो, पार्टी के सुप्रीमो हो, नरेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं वो आप देखें। नहीं समझ पाया कि अमेरिका ने पहले वीजा क्यों मना किया और वीजा देने की क्यों बात कर रहे हैं। अमेरिका जिस तरह हिंदुस्तान की घरेलू बातों में इंटरफेयर कर रहा है, वो ना इस देश के लिए उचित है, ना अमेरिका के लिए उचित है। और हम लोगों ने हरदम कहा कि ये सरकार अमेरिका के दबाव में काम करती है। अगर अमेरिका को हिंदुस्तान की आंतरिक गतिविधियों में इंटरफेयर करने का मौका दिया गया तो ये देश इत्मीनान होगा। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, इसका विरोध है। और नई पार्टी बनाए आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि आप गैस के दाम के बारे में बताएं नरेंद्र मोदी जी। कुल मिलाकर के जितने भी नेता हैं, जो भी राजनेता हैं, उनका निशाना नरेंद्र मोदी पे। 1 अप्रैल से देश में त्राही मचने वाली है। सीएनजी के रेट बहुत बढ़ जाएंगे, पूरे देश के अंदर यातायात महंगा हो जाएगा। इसी गैस से देश में बिजली का उत्पादन होता है, बिजली भी बहुत महंगी हो जाएगी। इसी गैस से खाद बनती है, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि देश में कितनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी। आप और राहुल गांधी जी अभी तक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्योंकि आप तो स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं। इस देश का आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप श्री मुकेश अंबानी जी को $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? आम आदमी जानना चाहता हो या नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता ने सवाल जरूर किया है। रमन मलिक साहब, आपने उपेंद्र जी को, अवधेश जी को, भूपेंद्र धरवानी जी को, सैयद अहमद हसन को सुना। आपको बहुत देर के बाद हम ये वक्त दे रहे हैं, लेकिन तमाम नेताओं के भी निशाने पे नरेंद्र मोदी ही है। चाहे वो 2002 हो, चाहे वो विकास के मॉडल हो, चाहे अमेरिकन, कोई ना कोई बहाना, लेकिन निशाने पे नरेंद्र मोदी। दीपक जी, दिलीप जी, सॉरी, मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरे को सबके जवाब देने की इजाजत दी जाए, लेकिन ब्रीफ में दीजिए तो बेहतर होगा। कोशिश यही रहेगी। ये स्थिति वो है जो शायद शेन वॉर्न ने बहुत अच्छी तरीके से तेंदुलकर के साथ एक्सपीरियंस करी थी कि सोते जागते सिर्फ तेंदुलकर के छक्के याद आते थे। तो आज हालत ये है कि अंदर से हिले पड़े हैं सबके सब, क्योंकि राजनीतिक अस्तित्व जो है वो शायद कहीं पे खत्म होता हुआ दिख रहा है बाकी सबको। नरेंद्र मोदी छक्का मार रहे हैं, नरेंद्र मोदी तेंदुलकर है और बाकी सब शेन वॉर्न है अभी। नहीं, अवधेश जी, मेरे को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद बात थोड़े ना पूछ रहा हूं, छक्का मार रहे हैं। देखिए, फैक्ट यही रहा कि मूल खत्म हो गए, मुद्दे खत्म हो गए, रह गया तो सिर्फ अपना एक जो निजी स्वार्थ है सत्ता में आने का। ये आज एक सत्य है जो हर पार्टी का सामने आ चुका है, उजागर हो चुका है। मूलतः पार्टी आप देखेंगे या एक व्यक्ति विशेष की होगी या एक परिवार की होगी और उन्हीं से चलती है, उन्हीं के डिक्टम पे रहती है। बहुत सारी पार्टियां यहां पे बड़ी बड़ी हैं जो अपने आप को कुछ एक डेकेड ओल्ड, कोई अपने आप को सेंचुरी पुरानी बताती है, लेकिन हर बारी वो पार्टियां अगर आप देखेंगे तो वो वर्टिकल स्प्लिट हो चुकी हैं, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में कोई नहीं है। अगर है तो वो बीजेपी है। किसी को भी 15 सेकंड की फेम चाहिए होती है, किसी को भी अपना नाम उजागर करना है, तो आज सिर्फ एक है कि उगता हुआ सूरज नरेंद्र मोदी है, उसकी तरफ देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं है। आगे आप करेंगे मायावती जी की बात, अगर तो मायावती जी ने जिस तरीके से कह रही हैं या जो भी है, उन्होंने आज तक एक ही चीज चिल्लाते रहे कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, दलित के लिए, बहुजन के लिए जी। लेकिन मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि 10 साल किसी को ये नहीं ज्ञात हुआ कि मोदी जी भी एक ओबीसी हैं, उन्होंने उस कार्ड को नहीं कभी प्ले करा, वो अपने काम को करते रहे। तो क्या ये एक फैक्ट नहीं है कि इस देश में जो काम कर रहा है
निस्बत इसके कि वो कौन सी जाति का है, क्या है, उसको पब्लिक जनता उसका काम भी समझती है और उसको चाहेगी भी और उसको सर माथे पे भी बिठाएगी। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से जो हमारी नेशनल काउंसिल थी उसके अंदर माय आइडिया ऑफ इंडिया करके उन्होंने सारी चीजों का व्याख्यान करा था और अपना पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह भारत को आगे स्वर्णिम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं उन्होंने या क्या उनकी विचारधारा है वो सारी पेश कर चुके हैं देश के सामने और भरपूर मुद्दे दिए हैं लोगों को सोचने, विचारने, समझने के लिए और चाहने के लिए। स्वर्णिम जी। और जहां तक रहा मुस्लिम का जो वर्ड यूज करा जाता है, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला, जैसे यहां पे पैनलिस्ट ने भी बोला कि ही हैज नेवर स्पोकन कि जी उन्होंने हमेशा एक चीज बोली, मेरे 6 करोड़ गुजराती या अब बोलते हैं मेरे 125 करोड़ हिंदुस्तानी। उन्होंने कभी किसी जाति विशेष, समुदाय विशेष के लिए कभी कोई बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए बात करी है। मोदी जी के आने का फर्क क्या पड़ा? मोदी जी आने का फर्क यह पड़ा कि जो भी आज तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे जिनकी दुकानदारियां चल रही थी, उनको अपनी दुकान का शटर बंद होते हुए नजर आता है। जी। यूपीए 1 और यूपीए 2 इनमें साझा करने के लिए कम्युनिस्ट भी रहे, लालू जी जैसे लोग भी रहे हैं और आज भी हैं, बीएसपी, डीएमके, कौन नहीं है, तमाम जो रहे ये सब उस पाप के भागीदार बने हैं। इसलिए मुद्दों को नहीं उठा रहे, इसलिए मुद्दों को उठाना उनके बस में नहीं है, इसलिए मोदी पे हमला किया, इसलिए मोदी पे जी। नई विचारधारा जो मोदी जी लेकर आ रहे हैं, एक फ्रेशनेस है लीडरशिप क्वालिटी में, एक फ्रेशनेस है एक नए तरीके से देश को प्रगति की ओर डालने के लिए विचारों को रखने की। आप ये कहते हैं कि मोदी देश की प्रगति चाहते हैं, बाकी लोग प्रगति नहीं चाहते। रमन जी जब तक बोलते रहे, उपेंद्र जी बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में आ चुके हैं। जी चलिए एक और कोई आप पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? बहुत कम समय, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि यही जेडीयू वाले थे जो जब तक बीजेपी की सपोर्ट से सरकार चला रहे थे तब तक कुछ नहीं बोला जाता था, आज उनको सब कुछ बोलना याद आ रहा है। उन्होंने एनडीए से वो बाहर गए, प्रतीक्षा करेंगे धर्मानी जी को। मायावती ने चलिए हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं।